हेलो स्टूडेंट्स, आपके टेक्निकल मैथ्स के एयरफोर्स एक्स ग्रुप के 8 लाइव सेशन हो चुके हैं, जिनमें आपके लिए 200 क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखे हैं तो फेबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप उनको देख सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज दोस्तों लाइव सेशन 9 आपके लिए लेके आ रहा हूं, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 201 से 225 तक के अपन डिस्कस करेंगे, जिनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और कई क्वेश्चन आपके कंसेप्ट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हाँ, इस लाइव सेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और आपके कॉन्टैक्ट जो भी है उनमें फैलाइए इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये फ़ायदा दे सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि 3, 4, x, 7, 10 का आपको माध्य दे रखा है और वो माध्य कितना है 6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। डियर फ्रेंड्स, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको कितने डेटा दे रखे हैं? 5 डेटा दे रखे हैं और उनका माध्य जो है, मीन जो है, माध्य को क्या बोलते हो? मीन। इनका जो मीन है वो आपको दे रखा है। अब दोस्तों माध्य या मीन क्या होता है ये मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो कुछ एक डेटा है A1, A2, डेडेस AN डेटा है। इनका माध्य या मीन अगर अपन को पता करना है तो क्या होता है, सभी आंकड़ों को क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। और कितने आंकड़े हैं? n आंकड़े हैं तो n से क्या देते हैं? भाग। ऐसे अपन माध्य ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपन यहाँ पर माध्य ज्ञात कर सकते हो। कैसे? इनका योग करोगे तो कितना आएगा? 3 + 4 + x + 7 + 10। कितने आंकड़े हैं? 5, तो बटा 5 बराबर किसके हैं? 6 के। अभी हो गया 7 × 3 10 और 10 10 20 20 × 4 24 प्लस x और 5 इधर गया तो कितना आ गया? 30। तो x का मान आ गया 30 - 24। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका आंसर होना चाहिए 6। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है? करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रायिकता का क्वेश्चन है कि 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो उन पर अंकों का जो योग है वो दोस्तों कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और कैसे किया? 2 पासे एक साथ एक बार, ऐसे 2 पासे लिए अपन ने, ये लीजिए, ये 2 पासे लिए, एक पासा ये, एक पासे, इन दोनों पासों को अपन ने, देखो 2 केस बनते हैं। एक तो एक एक करके उछालते हैं, पहला पासा उछाला, इसके बाद दूसरा पासा उछाला। दूसरा केस क्या है कि ये 2 पासे दोनों को क्या उछाला? एक साथ उछाला, ठीक है। तो इसमें एक साथ उछाल रहे हैं। एक साथ उछालने पर अंकों का जो योग है वो फ्रेंड्स 7 आना चाहिए। तो दोस्तों ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुका है। और वो क्वेश्चन क्या आया था मैं ये भी बता देता हूं। और प्रीवियस जो क्वेश्चन हुए हैं 200 क्वेश्चन, उनमें कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आ भी चुका है। और क्वेश्चन ये था कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता, वहां 3 के लिए था, 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो योग 15 आने की प्रायिकता। और वहां पर मैंने आपको 3 पासों को एक साथ उछालने पर जो योग आता है उनकी टेबल बताई थी और उनके फेवरेबल केस भी वहां पे डिस्कस किए थे। 2 पासों के क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, तो 2 पासों के योग का टेबल भी मैं बता देता हूं क्या होता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं सम कि योग क्या क्या हो सकता है, और यहां लिख रहा हूं FC मतलब फेवरेबल केसेस। 2 पासों को उछालते हैं तो क्या क्या फेवरेबल केस होंगे योग आने के। तो योग कितना आ सकता है दोस्तों? 2, या कितना आ सकता है? 12। 2 में तो मैक्सिमम 12 आएगा। 3, 11, 4, 10, 5, 9, 6, 8 और 7 और 7। ये लीजिए। अब देखो योग 2 आने के फेवरेबल केस कितने होते हैं? एक ही केस होता है, वो क्या है? 1 1 आ जाए। और 12 आने का भी एक ही फेवरेबल केस है, 6 6 आ जाए। इसके 2 होते हैं, इसके 3 होते हैं, इसके 4 होते हैं, इसके 5 होते हैं, इसके 6 होते हैं। योग 7 आने के 6 केस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6 1 1 6, 5 2 2 5, है ना, 4 3 3 4, ठीक है। तो कितने हो गए? 6 केस हो गए, ओके।
तो अब क्या बोला, योग 7 से अधिक, इसमें 7 से अधिक में 7 शामिल है या नहीं है दोस्तों, यहां पर 7 शामिल नहीं है। तो 7 से ज्यादा देखो किस में आ रहा है, 7 से ज्यादा योग 8 आ सकता है, तो ये वाला हो सकता है, योग 9 आ सकता है, योग 10 आ सकता है, योग 11 आ सकता है, योग 12 आ सकता है। इनमें 7 से क्या आ रहा है, योग ज्यादा। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 4 5 9 9 3 12 12 13 14 और 1 15। तो फेवरेबल केस तो हो गए 15। और दो पासों को उछालते हैं तो टोटल जो केस हैं वो कितने होते हैं, 6 गुणा 6 यानी कि 36। तो ये 36, तो आंसर कितना आना चाहिए, 15/36। ठीक है, अब यहाँ पर भाग दे दो तो कितना, 12 का भाग, सॉरी 3 का भाग जा रहा है, तो 5 3 15 और 12 3 36। तो आपका आंसर आना चाहिए 5/12। ठीक है, 3 पासे उछालते तो टोटल केस बनते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6। 4 पासे उछालोगे तो टोटल केस बनेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। और n पासे उछालोगे तो पावर बनेगा 6 की घात n। टोटल केस बनते हैं। ठीक है, 3 पासों के योग की टेबल भी आपको याद होनी चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन में वो आ चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका समाकलन है, बहुत ही आसान सा समाकलन है। क्या करोगे, ऊपर देखो 1 है, 1 की जगह लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या है, साइन स्क्वायर। अच्छा x में है तो आप x के अंदर इसको लिख सकते हो। ठीक है, x में लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो ये आ गया साइन स्क्वायर x प्लस का कोस स्क्वायर x। आ गया होगा आंसर मेरे ख्याल से तो सभी का, साइन स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर, ये आ गया dx। अब क्या करूं, हर को अलग अलग कर दो। देखो आंसर में क्या आ रहा है, टेन और कोट आ रहा है, तो दिमाग में एक चीज तो आ जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर बना होगा तभी आंसर 10x आया होगा, और कहीं ना कोई कोसेक स्क्वायर बना होगा तभी उसका समाकलन क्या आएगा, कोट x आया होगा। तो 10 और कोट में आंसर चाहिए, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो किस में बदलना चाहिए, सेक स्क्वायर और कोस स्क्वायर में बदलना चाहिए। ये आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर को अलग अलग किया तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर कितना बचेगा, कोस स्क्वायर बचेगा, और यहाँ कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर कितना बचेगा, साइन स्क्वायर बनेगा। ये लीजिए कन्वर्ट हो गया आपके। ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, सेक स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। ये लीजिए, मेरे ख्याल से अब आंसर आ गया होगा। सेक स्क्वायर किसका समाकलन होता है, 10x का, तो सेक स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, 10x है ना, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का समाकलन 10x। तो 10 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये रिजेक्ट हो गया। फिर कोसेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, माइनस का कोट x, तो माइनस का कोट x किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये निश्चित समाकलन क्वेश्चन है, मोड है तो लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक कहाँ करते हैं, जहाँ पे फलन का मान क्या हो जाए, 0। तो सबसे पहले x को पॉजिटिव बनाते हैं, तो मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर लिया, -1 को कॉमन लिया, तो ये होगा एक्स स्क्वायर -1, और मोड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, गलती होने के चांस नहीं रहते। आप x का गुणांक पॉजिटिव बना दोगे तो गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। अब गुणनखंड कर दो, गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, x -1 और x +1। तो 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो -1 पे हो रहा है, एक +1 पे हो रहा है। अब देख लीजिए, और चलना कहाँ से कहाँ तक है, -2 से +3। अब कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ नेगेटिव वैल्यू रख के देख लीजिए। 1 से 2 के बीच, 1 से 3 के बीच में 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 3, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ जो फलन है वो काम करेगा x² -1 जैसा। इधर भी रखा -1 से, अच्छा -1 से +1 के बीच में 0 रखा, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस लगाओगे तो ये हो जाएगा 1 - x² जैसा काम करेगा। और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, रख के देख सकते हो आप, है ना। कितना रखा, -2 रखा, -2 का स्क्वायर। अच्छा देखो -1 पे ये आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इससे इधर रखोगे तो बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा x² -1। रख के देख सकते हो, ऐसे इधर भी पता चल जाएगा। तो -2 से -1 में किसका समाकलन करना है, x² -1 का। फिर -1 से +1 में किसका करना है, 1 - x² का। और 1 से 3 में किसका करना है, x² -1 का समाकलन कर लीजिए। ये कितना आएगा, x3/3 माइनस का x, और लिमिट है -2 से -1। ये कितना आएगा, x - x3/3, और ये आएगा -1 से +1,
और ये आएगा x3/3 माइनस x और ये आएगा 1 से 3। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना बन रहा है, यहाँ बन रहा -1 रखा तो -1 के पावर तो माइनस का 1/3 और प्लस का 1, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट तो ये आ जाएगा माइनस का 8/3 और प्लस का 2, ये लीजिए। यहाँ रखा तो ये आ गया 1 माइनस 1/3 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस का 1/3। यहाँ रखा तो ये 27/3 अपर लिमिट -3, फिर माइनस लोअर लिमिट तो 1/3 माइनस का 1, ये आपका क्या हो रहा है, आंसर होना चाहिए। अब देखिए ये -1/3 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2/3, ये आ गया 6 तो माइनस का 2/3 तो प्लस का 2/3, ये लीजिए। ये आ रहा है 2/3, ये आ रहा है -2/3 तो प्लस का 2/3, ये आ रहा है यहाँ से कितना बचा, 9 3 27 तो 9 माइनस 3 कितना आ रहा है 6, और यहाँ कितना आ रहा है माइनस का 2/3 तो प्लस का 2/3, ये लीजिए सोल्व कीजिए। तो ये कितनी बार होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 5 गुणा 2/3 तो 10/3 और प्लस कितना आ गया 6, तो 6 18 10 28/3 जो है वो आपका क्या आ गया, आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दोस्तों कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिर से समाकलन का है, सॉरी अवकलन का है, d/dx किसका है, अवकलन का क्वेश्चन है ना। कर दीजिए, log का अवकलन करोगे तो कितना आएगा 1/, और दोस्तों 10 का करोगे तो क्या आ जाएगा sec²। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, साइन कोस में चेंज कर देते आ गया 1/cos²x, 10 को लिख दिया sin/cos, a cos कैंसिल तो ये आ गया 1/sin गुणा cos। अब देखिए क्या आ रहा है, 2x में आ रहे हैं, देखो 2x 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 2x, तो आंसर किस में आना चाहिए, फॉर्मूला 2x का बनना चाहिए, तो यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग, तो ये बन गया 2/sin2x और ये ऊपर जाएगा तो 2 cosec 2x आपका जो है वो आंसर आना चाहिए। तो 2 cosec 2x आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ओके, आगे है ये आपके फलन का क्वेश्चन है, कर सकते हो आसानी से। देखो f(y) चाहिए, तो f(y) के लिए यहाँ x की जगह y रखोगे तो f(y) बराबर कितना बनेगा, ये हो जाएगा y/1 -1, ये f(y) चाहिए, लेकिन x के टर्म में चाहिए। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू उल्टा करते आ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x - 1/x, उल्टा कर दिया, यहाँ रख दो y की वैल्यू, ये लीजिए लघुत्तम लेके सोल्व कर लो, ये लीजिए आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, x से x कटिंग, ये कैंसिल, माइनस से गुणा गया तो 1 - x आपका क्या आ गया, आंसर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ओके, आगे है समतल दे रखा है के अभिलंब की दिक् को जाए। तो दोस्तों समतल जो है, समतल का जो समीकरण है वो जनरल रूप में क्या होता है, ax + by + cz + कांस्टेंट बराबर 0। जहाँ ये जो abc हैं, ये abc जो हैं, abc कौन, abc वो क्या होती है, drs होते हैं किसके, अभिलंब के। समतल के drs बोल दो या अभिलंब के, ठीक है। और drs से क्या जाएगी, दिक् को जाए, क्या करो परिमाण का दे दो भाग, तो ये आ गया 2, ये 3 और ये -6, ये तो drs हो गए। परिमाण से भाग दिया तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 49 का वर्गमूल 7, तो 2/7, 3/7 और 6/7 आपका क्या आ गया, DCS या अभिलंब की दिक् को जाए, ठीक है। तो 2/7, 3/7 - 6/, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और वैसे भी एक प्रॉपर्टी और है DCS की, क्या है, L² + M² + N² बराबर कितना होना चाहिए, 1। तो इनका स्क्वायर का वर्गों का योग 1 आना चाहिए, वही अपना क्या होता आंसर। तो इन दो, इसमें वर्गों का योग 1 आएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। आगे है सदिश का सदिश पर प्रक्षेप। अब प्रक्षेप कैसे ज्ञात करते हैं वो बताते हैं। ये एक सदिश है B सदिश
और ये है ए सदिश। आपको क्या इनके बीच का कोण थीटा दे दिया, आपको क्या बोला, ए का बी पर प्रक्षेप, ये क्वेश्चन बोला। और ये दोस्तों प्रक्षेप का जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आ चुका है, प्रक्षेप का क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। यहाँ सिर्फ डेटा चेंज होते हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो ए का बी पर प्रक्षेप पूछे तो जिसका जिस पर पूछे उनका दोनों का कर दो डॉट, दोनों का क्या करना है डॉट। किस पर पूछा, बी पर, तो बी के परिमाण से क्या दे दो भाग। और प्रक्षेप क्या होता है, पॉजिटिव होना है, ऑलवेज क्या करना है पॉजिटिव। तो ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव भी आ गई तो आप मोड लगा के क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे, ठीक है, क्लियर है। तो ए का बी पर प्रक्षेप, तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी किया तो इन दोनों का डॉट। अब डॉट दोस्तों तो आपको आता ही होगा, डॉट करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 1 2, ए गुणा -2 -2 -3 गुणा 1 -3, तो ये आ गया कट गया, तो ये आया -3, डॉट तो आया -3। और इसका बी पर, इस पे पूछा, इस पर प्रक्षेप पूछा तो इसका परिमाण कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 5, 1 का स्क्वायर 1 6, तो ये 6। और उसका क्या लोगे मोड, तो ये आ जाएगा 3/√2 गुणा √3, ये कट जाएगा तो ये आएगा √3/√2, तो √3/√2, ये सी ऑप्शन है, ये पॉजिटिव कर लो आप ना, यहाँ पे पॉजिटिव कर लो, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, क्लियर है। आगे है समीकरण प्रदर्शित करता है। ये जो समीकरण है वो किसको प्रदर्शित करता है, ये आपके शंकु परिच्छेद के बेसिक का क्वेश्चन है कि अतिपरवलय हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है, सरल रेखा हो सकता है, या आयताकार अतिपरवलय या समकोणीय अतिपरवलय हो सकता है। तो दोस्तों इसका पूरा कंसेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं कि ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। इस समीकरण से मेरे ख्याल से आप फेमिलियर हो सभी। ये है शंकु परिच्छेद का व्यापक समीकरण। क्या है, शंकु परिच्छेद का व्यापक समीकरण, चाहे वो रेखा युग्म हो, चाहे वृत्त हो, चाहे परवलय हो, चाहे दीर्घवृत्त हो, चाहे अतिपरवलय हो, चाहे आयतीय अतिपरवलय हो, उनका जनरल समीकरण ऐसा निकल कर आता है। अब ये जो समीकरण है वो इसके लिए एक डेल्टा ज्ञात करते हैं, तो डेल्टा होता है ABC + 2FGH -AF² -BG² और माइनस का CH²। ये कंसेप्ट में प्रीवियस जो क्वेश्चन हुए हैं, 200 जो क्वेश्चन हो चुके हैं इनसे पहले, इस लेक्चर से पहले, उनमें भी मैंने बताया है। तो अगर डेल्टा 0 हो जाए तो बनता है रेखा युग्म, डेल्टा 0 हो जाए तो क्या बनता है, रेखा युग्म। और डेल्टा 0 नहीं हो तब आपका बनता है वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय और आयतीय या समकोणीय अतिपरवलय, ये बनते हैं। और रेखा युग्म में भी समांतर हो सकता है, लंबवत हो सकता है, संपाती हो सकता है ना, वो भी बताए थे, काल्पनिक हो सकता है, वास्तविक या डिफरेंट, ऐसे भी। तो देखो सबसे पहले यहाँ एक रेखा युग्म नाम दिया, इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, डेल्टा। तो इस समीकरण की इससे कंपेयर करोगे तो a का मान दोस्तों कितना है, x² का गुणांक -1, b क्या होता है y² का गुणांक वो कितना है c और 1, और c क्या होता है अचर पद वो है -1, h जो है वो xy का गुणांक होता है तो xy है नहीं इसमें, g है वो x का गुणांक होता है तो 2gx बराबर है 2 तो g की वैल्यू 1, f क्या होता है y का गुणांक तो y है नहीं तो f 0 हो गया। अब इस समीकरण में रखो, तो रखा तो डेल्टा ज्ञात किया तो ABC तो -1 गुणा a गुणा -1 ABC प्लस 2FGH, तो 2FGH करोगे तो f की वैल्यू 0 है तो ये हो गया 0, -AF² f की वैल्यू 0 है तो ये भी 0, फिर BG² b की वैल्यू है 1 माइनस का, और g की वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1, और CH² तो h की वैल्यू 0 है तो CH² भी क्या हो गया 0, चेक करोगे तो ये आ गया 1 - 1 कितना हो रहा है 0। अब 0 होते ही ये इधर वाले जो है 5 जो है कोनिक सेक्शन है वो तो रिजेक्ट हो गए, बचा कौन, रेखा युग्म, तो ये है एक सरल रेखा युग्म। अब आपको बोल लेता कि ये रेखा युग्म है तो कौन सा रेखा युग्म है, तो देखो उसके लिए बताया था कि h² - AB जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो रेखा युग्म बनता है रियल एंड डिफरेंट, और h² - AB बराबर 0 हो तो बनती है रियल एंड पैरेलल,
और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो तो क्या बनता है, इमेजिनरी रेखा युग्म होता है। और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो और साथ में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक का योग 0 हो तो क्या बनता है, लंबवत रेखा युग्म। तो अगर यहां पर आपको ये तीन ऑप्शन ना देखे, आपको ये बोलता कि रियल है, लंबवत है, वगैरह वगैरह, तो देखो लंबवत है। ये कैसे है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक का योग कितना है, 1 माइनस 1 कितना आ रहा है, 0, तो लंबवत है। और एच स्क्वायर माइनस ए बी भी चेक कर लो, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक किया तो ए गुणा ए बी, ये तो 0 है, तो प्लस 1 जो किया ग्रेटर देन 0। तो ये जो समीकरण है रेखा युग्म को तो प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन कौन से हैं, वास्तविक हैं, रियल हैं, डिफरेंट हैं, और डिफरेंट में भी कौन से हैं, एक दूसरे के लंबवत वाले को प्रदर्शित करता है। याद हो गया। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी मैंने आपको कंसेप्चुअल पार्ट जो बताया है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेमोराइज करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, उस वर्त जिसका केंद्र आपको दे रखा है 1, तथा जो रेखा को स्पर्श करता है का समीकरण है। अब दोस्तों थोड़ा सा रिजेक्शन करते हैं। देखो ये केंद्र जो है उसके निर्देशांक, ये एक्स निर्देशांक तो पॉजिटिव है और वाई निर्देशांक क्या है, नेगेटिव। तो समीकरण में उल्टा आएगा, x का गुणांक, यहाँ x निर्देशांक पॉजिटिव है तो x का गुणांक क्या आएगा, नेगेटिव। और y का जो y निर्देशांक जो है वो नेगेटिव है तो यहाँ y का गुणांक क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखो ये नेगेटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव आना चाहिए, सही है। ये गलत हो गया, यहां से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो दो ऑप्शन बनते हैं। अब ज्ञात कर ही लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि वर्त का केंद्र है 1, जो कि रेखा जो है 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये रेखा जो है इसको स्पर्श करती है। तो केंद्र से इस रेखा की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अब बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करना आता है। ये कैसे, ax1 प्लस by1 है ना, ax1, इससे अपन क्या ज्ञात करते हैं, बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी। तो ज्ञात करोगे तो कितना है, 2 गुणा 1 2, ये प्लस का 3, ये माइनस 4 बटा √2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये आएगा। तो ये आ गया 1 बटा √5, और यही की यही आपकी क्या हो गई, त्रिज्या। तो समीकरण जो है वो क्या बनेगा, x माइनस h का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस k का होल स्क्वायर, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो ये आएगा 5x स्क्वायर, फिर यहाँ से आएगा y, तो 5y स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2x, तो माइनस का 10x, फिर आएगा 6y, तो प्लस का 30y, फिर 9 और 1 10, और प्लस 50 माइनस 1 49। ये आपका दोस्तों क्या आएगा, एक समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ओके, आगे है समीकरण निरूपित करता है। सोल्व कर लीजिए पहले इसको सिंप्लीफाई। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर 0। ये कट गया यहाँ से, यहाँ एक जगह माइनस है ना, यहाँ एक जगह माइनस कर लो, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, तो ये आ गया 4xy बराबर 0। तो xy बराबर 0। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो एक तो x बराबर 0, एक y बराबर 0। x बराबर 0 किसका समीकरण होता है, yx का, और y बराबर 0 किसका होता है, xx का। इनके बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। तो दो परस्पर लंबवत रेखाओं को ये क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है। ये 2D का ही क्वेश्चन आपका। ओके, आगे उन रेखाओं के समीकरण जो y एक्स से -1 इकाई का अंतःखंड काटती है, कितने का, -1 इकाई का अंतःखंड काटती है, और अक्षों से बराबर कोण बनाती है। अक्षों से क्या बनाती है, बराबर। अब दोस्तों y एक्स पे -1 इकाई का अंतःखंड काटती है, इसका मतलब y एक्स को किधर कट करती है, x एक्स से नीचे। तो देख लीजिए, तो एक तो इधर कट कर सकती है, एक इधर कट कर सकती है, दो रेखाएं हो गई। और निर्देशांक अक्ष से समान झुकी है, मतलब ये कोण कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री होगा तो 45 डिग्री होगा, तो ढाल कितनी आएगी, प्लस का 1। और इधर से 135 बनेगा तब भी समान झुकी रहेगी, तब ढाल कितनी आएगी, माइनस का 1। और ये कितना है, -1। तो y बराबर mx प्लस c से रेखा का समीकरण ज्ञात कर लो। तो ये आ गया y बराबर एक तो प्लस माइनस x और c की वैल्यू -1। तो ये जो है वो आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। एक समीकरण तो ये हो गई, एक हो गया x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये दो समीकरण आपकी आनी चाहिए।
नहीं 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 नहीं, कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लीजिए एक बार। x माइनस वाई माइनस 1 और x प्लस वाई प्लस 1, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ओके, आगे बिंदुओं 2,-3 तथा 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों इसका मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बता देता हूं कि बिंदुओं P x1, y1 व Q x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है, तो y1/y2 और इसमें माइनस के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, और y(x) के लिए पूछ ले तो y(x) किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उल्टा कर दो, x1/x2 कर दो और माइनस कर दो। और अगर अनुपात पॉजिटिव आता है तो अंतः विभाजन होता है और अनुपात नेगेटिव आता है तो बाह्य विभाजन होता है। अब देख लीजिए x के लिए पूछा तो कितना आएगा, -3/6 और उसका भी माइनस, तो कितना आएगा 1/2। कौन सा है, बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है साइन इनवर्स का मुख्य मान। तो पहले माइनस के इलाज कर दो, माइनस बाहर चला जाएगा। अब √3/2 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, π/6, हाँ है ना, सॉरी π/3, ये कितने की होती है, π/3, और π/3 जो है वो मुख्य मान के अंदर आता है, तो बाहर है माइनस, तो माइनस का π/3 भी क्या आता है, मुख्य मान, तो बी का ऑप्शन। वैसे बता देता हूँ साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है -90 से +90 के बीच में, और कोस इनवर्स का मुख्य मान होता है 0 से पाई के बीच में। ओके, आगे समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कर लीजिए। देखो पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट है, π/4 का कोट π/4 1, 10 π/4 1 -1 0, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। आगे है π/8 है ना, तो π/8 में थोड़ा सा लोचा है आपको, तो क्या करें, सोल्व कर लेते हैं। तो कोट को लिख दिया मैंने 1/10 थीटा और -10 थीटा है ये बराबर 2, सोल्व कर लीजिए। तो 1 - 10 स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 2 10 थीटा, लघुत्तम लेके सोल्व कर लिया, तो ये आ गया 10 स्क्वायर थीटा -2 10 थीटा और प्लस का 2 और -1 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड विधि से सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 10 थीटा का जो मान है वो कितना आएगा, -2 + -√2 का स्क्वायर 4 -4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -1/2a, तो कितना आ गया, -2 + -4 4 8/2, तो कितना आएगा 2√2, तो आएगा -1 + -√2। ये 10 में π/8 की वैल्यू होती है क्या, हाँ या ना, चेक करते हैं एक बार, π/8 की वैल्यू होती है क्या, तो 10 π/8 2 गुणा π/8, तो कितना लिख दोगे, 2 10 π/8/1 -10 स्क्वायर π/8। आपको याद रखनी है, मेरे को याद नहीं है π/8 की वैल्यू कितनी होती है, मैं चेक कर रहा हूँ कि यही होती है कि नहीं होती है। तो ये आ गया, यहाँ से 1 हो गया, ये आ गया 2 10 π/8 और 1 ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया यहाँ से 1 - 10 स्क्वायर π/8। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 10 स्क्वायर π/8 -2 10 π/8 और -1 बराबर 0, सेम ही होती है, हाँ ओके सही है, यही आएगा। देखो इसको x माना तो ये हो गया x² + 2x - 1, सेम है, तो ये किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, π/8 की, तो +π/8 और -π/8, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, ये वैल्यू आती है, देखो यहाँ से देख लो 10 π/8 के ना, चेक करोगे तो कितना आएगा, -b + -√b² 4 ac a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -1/2 है, देखो ये सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है। ठीक है, तो π/8 वैल्यू होती है, तो प्लस का π/8 भी आ रहा है और नेगेटिव होने पे माइनस का π/8 भी आ रहा है। ओके, आगे देखो निम्न में से कौन सा सही है, 10 1 रेडियन है, ये डिग्री नहीं है रेडियन है। ओके, तो देखो यहाँ से कैसे करोगे, ग्राफ से कर लीजिए।
देखो 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री और 2 रेडियन का मतलब हो गया इसका क्या हो गया लगभग डबल, तो 114 के लगभग, 114.15 के लगभग हो गया। ठीक है, तो ये तो पहले चतुर्थांश में, ये दूसरे चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो ये तो 10 में आएगा पॉजिटिव और ये 10 में क्या आएगा नेगेटिव, और 10 1 तो पॉजिटिव वाला क्या होगा बड़ा होगा, तो 10 1 जो है वो 10 2 से क्या होगा बड़ा होगा। ओके, इसकी वैल्यू जो है आप बाई ऑप्शन से कर सकते हो। वैल्यू कितने ले लो, 1 2 3 ले लो, है ना। ए का मान ले लो 1, बी का मान ले लो 2, सी का मान ले लो 3, यहाँ रख दो और रख के सोल्व कर लीजिए। दोस्तों मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर एक जो 25 क्वेश्चनों का सेट आ रहा है उस हर एक सेट में आपको करवा रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चन आपके कभी गलत ना हो। आप क्या लो 1 2 3 लेके आप सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे तो आपका यहाँ पर इसको सोल्व कर लोगे 1 2 3 लेके, अंक मान आने के बाद आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे शायद डी ऑप्शन आएगा। वही 1 2 3 यहाँ रख देना। देखो कितना रखोगे, 3 दूनी 6 गुणा 1 6, 6 गुणा 4 24, तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा 24 आएगा। देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे है C1 + 2 C2 + 3 C3 + 4 C4 डेस n तक जाए। ऐसी अगर ऐसे कोई सीरीज बने n में जब सीरीज बने तो n की वैल्यू पुट करके सोल्व कर लो। n की वैल्यू ली मैंने 2, तो सीरीज में 2 तक आ जाएगा। 2C1 गुणा 2 गुणा 2C2, यहाँ ऊपर लिखा हुआ नहीं है, ये n होता है, ऊपर नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब n होता है। तो 2C1 कितना आता है 2, 2C2 कितना आता है 1, 1 गुणा 2 2, 2 दूनी कितना आएगा 4। तो यहाँ करोगे 2 की घात 2 4, ये भी हो सकता है। यहाँ करोगे 2 की घात 2 गुणा 4 गुणा 2 8, ये रिजेक्ट। यहाँ 2 की घात n-1 कितना आएगा 2, 2 गुणा 2 4, ये हो सकता है, ये रिजेक्ट। तो 2 ऑप्शन आ गए। तो n की वैल्यू क्या कर लो, चेंज कर लो, 3 कर लो। 3 करोगे तो 2C1 आएगा, फिर 2 गुणा 2C2 आएगा, फिर सॉरी 3C1 गुणा 3C2, फिर 3 गुणा 3C3 आएगा। 3C1 को सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 3। 3C2 को जब सोल्व करोगे तो भी आपके पास कितना आएगा 3, और 3C3 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1। ये लीजिए, ये 3 3 दूनी 6, ये 3 तो 6 6 12 आपका आंसर है 3 रखने पे। तो 2 की घात 3 कितना होता है 8, ये रिजेक्ट हो गया। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया सही। अब 2 3 - 1 2, 2 की घात 2 4, 4 गुणा 3 12। और वैसे भी सीरीज का आंसर जो है वो था n गुणा 2 की घात n-1, याद भी रख सकते हो। ओके, अगला है यदि एक समिति के 11 सदस्य जो हैं 11 टोटल मेंबर्स हैं, एक मेज के चारों ओर, ये कोई मेज है इसके चारों ओर बैठ रहे हैं, यहाँ पे ना ऐसे बैठ रहे हैं ना, ऐसे बैठ रहे हैं। ठीक है, वर्तीय क्रम से हैं। तो दोस्तों वर्तीय क्रम से में 2 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कि n वस्तुओं को वर्तीय क्रम से में सेट करना है या वर्ताकार मेज के चारों ओर बिठाना है, तो आंसर आता है n-1 फैक्टोरियल। एक को क्या करना पड़ता है फिक्स, और एक आता है n-1 फैक्टोरियल बटा 2। इनमें फर्क क्या है, इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे आदमियों को बिठाओगे तो इधर से देखोगे इधर से देखोगे आपको अलग अलग ही दिखेंगे। इसमें क्या है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स क्या होते हैं सेम होते हैं। जैसे माला, फूलों की माला बनाओगे तो क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब 2 से कह देते हैं भाग। तो देखो यहाँ क्वेश्चन है 11 सदस्य हैं, 11 में से 2 को एक साथ बैठना है, तो 2 बंदों को एक झोले में डाल दो। ये लीजिए, तो कितने बचे 9 + 1 10 हो गए, यहाँ से 2 गए तो ये 9 बचे, इधर 2 बचे, तो एक तो ये बन गया और एक 10 को राउंड टेबल में बिठाओगे तो 10 - 1 फैक्टोरियल। फिर ये 2 बंदे भी आपस में अरेंज होंगे तो 2 फैक्टोरियल, तो 10 - 1 तो 9 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे समीकरण के मूल एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है, मतलब एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल बीटा है, जो अल्फा का क्या है व्युत्क्रम। यहाँ के का मान चाहिए तो दोनों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आएगा k/5। एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो k/5। तो k का मान दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया बी ऑप्शन 5 आ गया। आगे है, ये देख लीजिए बहुत गलती करते हो दोस्तों, इसमें आप लोग गुणा कर देते हो, आप √2 ऐसे लिख देते हो इसको, √2 गुणा √3 माइनस का, तो ये आ गया √6, ये जो कि गलत है। ये ऐसा कभी भी नहीं लिखना। मैं बताता हूँ पूरा केस कि √a गुणा √b को आप √ab लिख सकते हो जब a और b दोनों क्या हो पॉजिटिव हो, और √a गुणा √b को आप √ab लिख सकते हो जब आपका एक तो पॉजिटिव और एक क्या हो नेगेटिव, कम से कम एक पॉजिटिव हो। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं
तो आप उनको एक जगह नहीं लिख सकते, ए बी लेस देन 0 और बी बी लेस देन, तब आप एक जगह नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देखो यहां से करोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 आयटा। इसको क्या लिख सकते हैं, √3 आयटा। आयटा गुना आयटा, आयटा स्क्वायर, तो आयटा स्क्वायर -1 का, तो ये आ गया √2 गुना √3। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये √6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का √6। आगे है ये log का क्वेश्चन, देखो log बेस 3 2 का वैल्यू चाहिए, मतलब यहां से आपका 3 और 2 में कन्वर्जन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, दो log बेस log 5 की वैल्यू दे रखी है बेस 4 पे, log 6 की वैल्यू दे रखी है बेस 5 पे, और log 2 की वैल्यू चाहिए बेस 3 पे। तो यहां से 2 और 3 में ये कन्वर्ट हो जाए, 2 और 3 में ये कन्वर्ट हो जाए, कर लीजिए लीजिए। तो log ये आ गया 4 5 की वैल्यू है a के बराबर, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। 4 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, 2 कहां जाएगा कॉमन, इसको लिख दिया log 5 6 b के बराबर है, तो यहां से आ जाएगा log 6 को लिख दिया 2 गुना 3 और आ जाएगा log 5। इन दोनों को तो गुणा करो, देखो log 5 चाहिए नहीं तो उड़ा दो, गुणा किया तो ये आ गया ए बी बराबर, ये आ गया log 5 बटा 2 log 2, ये आ गया log 2 गुना 3 और आ गया log 5। ये लीजिए 2 और 3 में तो आ गया, इसको लिख सकते हैं गुणा में है तो लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 बटा आ गया log 2 और 2, इसको इधर ले जाओ। अब log 3 2 चाहिए तो क्या चाहिए, log 2 बटा log 3 चाहिए, तो यहाँ से log 2 बटा log 3 ले आओ, तो सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो क्रॉस गुणा करो, क्रॉस गुणा करो इधर आ जाएगा 2ab, ये आ गया log 2 और ये आ गया log 2 प्लस log 3। क्या करो, इसको इधर ले जाओ, log 2 कॉमन ले लो, तो log 2 बराबर आ गया 2ab - 1 बराबर आ गया log of 3। log 3 का भाग दे दो और इसको इधर ले जाओ, तो आ गया log 2 बटा log 3 बराबर आ गया 1/2 ab - 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 2, तो log 3 2 की वैल्यू आ गई 1/2 ab - 1। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवे पद का p गुना, क्या बोला, पीवा पद जो है उसका p गुना और क्यूवे पद का q गुना, tq है उसका q गुना बराबर है, तो आपको ज्ञात करना है tp प्लस क्यूवा पद, ये ज्ञात करना है। तो देखो tp प्लस क्यू आएगा तो वो कितना आएगा, a प्लस n माइनस 1 गुना d, मतलब अगर कहीं ना कहीं इस समीकरण से ऐसी वैल्यू आ गई तो अपना काम बन सकता है, वैसे इसका आंसर 0 आएगा। अब देखो कैसे आएगा, देखिए पीवा पद लिखोगे तो ये कितना आएगा, a प्लस p माइनस 1 गुना d, ये क्यूवा पद लिखोगे तो ये आएगा a प्लस q माइनस 1 गुना d, बाहर किससे गुणा करोगे, q से। अब सोल्व कर लीजिए इसको, ये आ गया ap, ये आ गया pd p माइनस 1, ये आ गया aq, ये आ गया qd q माइनस 1। यहाँ एक साइड में ले जाओ, इसमें a कॉमन आ जाएगा तो p माइनस q हो गया, यहाँ से d कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा, अंदर गुणा करोगे p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q बराबर 0। अब देखो इसके गुणनखंड कर दो तो ये आ गया a p माइनस q, ये आ गया, इन दोनों गुणनखंड किया तो p माइनस q और p प्लस q, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो p माइनस q बराबर 0। पूरे में से p माइनस q कॉमन आ गया, ये लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, तो a प्लस यहाँ बचा p प्लस q माइनस 1 गुणा d। अब देखो p और q बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो p और p माइनस q की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो 0 किसकी वैल्यू हो सकती है, इसकी, तो a प्लस p प्लस q माइनस 1 गुणा d बराबर 0। यहाँ रखोगे तो p प्लस q की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके, अगला ई में आंसर आ रहा है तो ई का प्रसार आपको आना चाहिए। ई का प्रसार क्या क्या, देखिए e की घात x का प्रसार होता है 1 प्लस x बटा 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, ये लीजिए। e की घात माइनस x का तो x की जगह माइनस x रख दो, ये लीजिए। ये प्रसार आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो 1 लिखा हुआ है, e की घात 1, e की घात माइनस 1, तो 1 और माइनस 1 लिखो यहाँ पे, तो e की घात 1 का प्रसार जो है वो आ गया 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा। e की घात माइनस 1 का प्रसार आएगा 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ओके, देखो क्या चाहिए,
1/3, 1/5, 1/7 मतलब विषम वाले चाहिए। अब विषम वाले चाहिए तो देखो यहां अगर जोड़ दूं तो घट जाएंगे, कट जाएंगे, ये सम वाले बचेंगे। और घटा दूं, क्या कर दूं, घटा दूं तो कौन से बच जाएंगे, आपके विषम वाले बच जाएंगे। तो ये देखो यहां से ये गया, ये गया, ये गया, तो यहां बचा e माइनस e की घात माइनस ई, ये कितना हो गया 1 1 2 गुणा 1 फैक्टोरियल, ये भी डबल हो गया, 2 कॉमन आ गया तो 1/3 फैक्टोरियल, आगे 1/5 फैक्टोरियल, डेढ़ चलता रहेगा। 2 का भाग दे दो तो 1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का भाग दिया तो e की घात e माइनस e की घात माइनस 1/2। डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यदि समीकरण निकाय का अनंत हल है, सॉरी अनंत नहीं, अशून्य हल, यदि समीकरण निकाय कोई हल नहीं, ये है ना कोई हल नहीं है ऐसे, यदि समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता, समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता, कोई भी हल इसके विद्यमान नहीं है तो लेम्डा का मान, दोस्तों कोई भी हल विद्यमान नहीं है तो गुणांक जो है वो वाले मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, है ना। गुणांकों वाले मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। गुणांक वाला मैट्रिक्स कितना आ रहा है, 3 - 2 1, लेम्डा -14 15 1 2 और 3। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, तब इसका जो है वो कोई हल नहीं मिलेगा। अगर डिटरमिनेंट वाले वैल्यू की 0 हो कोएफिशिएंट वालों की तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए करोगे 3 - 2 1, लेम्डा -14 15, ये 1 2 3, इसको सोल्व करोगे तो आपका लेम्डा का दोस्तों वैल्यू आएगा 29। अगर लेम्डा 29 होगा तो इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। या हलों की संख्या शून्य होने का मतलब, हल शून्य होना अलग चीज है, हलों की संख्या शून्य होने का मतलब है कि कोई हल विद्यमान नहीं है। तो ये था दोस्तों आज आपका लाइव सेशन नंबर 9, जिसमें अपन 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और फेबलेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये मेहनत जो है हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो ये लॉकडाउन की वजह से जो लॉस हुआ था वो लॉस कहीं ना कहीं क्वेश्चनों के रूप में आपका कवर करवा दिया जाए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। और अगर आपको टेस्ट देने हैं तो फेबलेस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप फ्री ऑल इंडिया टेस्ट दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।